हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, हम जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं उसके हम 11th क्लास पे आ चुके हैं। 10 क्लासेज हमने कवर कर ली हैं और आज की इस 11th क्लास में हम करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर और उससे रिलेटेड कंसेप्ट, जैसे कि कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। ये चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। हम जो है हमारे सिलेबस में देखिए, ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस है, जो कि हमने यूजीसी नेट कॉमर्स का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस है वो लिया है। इसमें इसमें हम यहाँ तक जो ये कवर कर चुके हैं, जो भी ब्लैक में है ना, ब्लैक कलर में, वो हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो हमारा सिर्फ रेड वाला पोर्शन बचता है, और रेड वाले पोर्शन में भी हम कंज्यूमर बिहेवियर और बाइंग प्रोसेस, ये चीज़ें आज कवर कर देंगे। और सर्विस मार्केटिंग और ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, जो ये टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, इन टॉपिक्स को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस इतना हो चुका है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से कि जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, ही बायर बिहेवियर नहीं आएगा, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होगा। कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या होता है। देखो, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या होता है अ, कि एक कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो अब उनमें मतलब अपना ये देखना कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं जब वो एक किसी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं, तब वो उनका बिहेवियर कैसा होता है। उस बिहेवियर को समझना ही हम इसमें मार्केटिंग में हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मैनेजमेंट बोलते हैं। कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझते हैं कि कैसे कंज्यूमर्स जो है मार्केट में बिहेव करता है जब वो कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है या फिर कंज्यूम करता है, या परचेज करने से पहले भी क्या क्या चीज़ों के थ्रू हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें देखो, ये इनकी हमारी 5 कैटेगरीज हैं। जैसे कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। कल्चरल फैक्टर में उसका कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास जिससे वो बिलोंग करता है, किस कल्चर से बिलोंग करता है वो, उसमें रिलीजियस कल्चर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके। ठीक है, और सोशल में क्या आ जाएगा कि सोशल में उसका रेफरेंस ग्रुप क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, फैमिली का कितना इन्फ्लुएंस है, या फिर रोल और स्टेटस क्या है उसका अपने सोशल सर्कल में। ठीक है, और पर्सनल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। पर्सनल फैक्टर में जैसे कि पर्सनैलिटी हो सकती है, लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, इनकम का लेवल कितना है, ऑक्यूपेशन क्या है, एज और लाइफ साइकिल स्टेज कौन सी है, एज कौन सी है, या ये फैक्टर्स भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड, ये फैक्टर्स भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को, ये तो हम बिहेवियर्स के ही फैक्टर्स है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और बायर खुद, ये वैसे उसी की चीज़ें आ जाती है कि ये बायर के ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसके बाइंग बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट है इनमें से कुछ, इनमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इनके अंदर, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि कंज्यूमर की पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स में या पर्सनल फैक्टर जिनको हम बोल सकते हैं उनमें, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है एक तरीके से पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब देखो, पर्सनैलिटी क्या होती है कि एक मिक्स ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स होती है। पर्सनैलिटी ह्यूमन ट्रेट्स का मिक्स होती है कि कुछ ट्रेट्स हैं, यानी कि कुछ एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम हमारे बिहेवियर, जिनका मिक्स है हमारा बिहेवियर। ठीक है, कि हम कैसे सोच रहे हैं, जैसे एक्साइटमेंट, सिंसियरिटी, ये सारे एट्रीब्यूट्स, या फिर इनको हम ट्रेट्स बोल सकते हैं कि ये सारे ट्रेट्स, और इन ट्रेट्स का एक मिक्सचर जो है वो पर्सनैलिटी होती है। अब वो ब्रांड पर्सनैलिटी क्या होगी कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए किस तरीके के ट्रेड्स हैं, यानी कि किस तरीके से के एट्रीब्यूट्स हैं, किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो अपने आप को शो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। ठीक है, क्योंकि सब ब्रांड्स के लिए अलग अलग मतलब हो सकती है उसके ट्रेड्स, तो वो कहाँ पे कौन सा यूज कर रहा है, तो वो ब्रांड पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, जो ये ब्रांड पर्सनैलिटी है, इसको 5 ट्रेड्स, जो इसके 5 ट्रेड्स जो हैं वो दिए रिसर्चर्स ने। जैसे सबसे पहला ये है कि सिंसियरिटी, कि किसी कंज्यूमर में ऐसे सिंसियरिटी अगर कोई ट्रेट है उसकी पर्सनैलिटी में, तो वो कैसा होगा। सिंसियरिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी कि वो डाउन टू अर्थ है, ऑनेस्ट है, होलसम है, चीयरफुल है, तो वो सिंसियरिटी वाले ट्रेट है उसमें। और अगर अब ये सिंसियरिटी ट्रेट है तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, और हमें उस तरीके के ही प्रोडक्ट उसको ऑफर करने हैं फिर। यानी कि हमें हमारा ये देखना है कि टारगेट, हम ये नहीं देखते कि टारगेट मार्केट कौन सी है। अब टारगेट मार्केट देखे हमने, तो टारगेट मार्केट यानी कि टारगेट कंज्यूमर्स देखे, उन कंज्यूमर्स का की पर्सनैलिटी कैसी है,
उनकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से ट्रेट्स हैं, सिंसियरिटी है, एक्साइटमेंट है, कॉम्पिटेंस है, या सोफिस्टिकेशन है, क्या कौन सा है उसके अंदर ट्रेट, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम हमारा प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन करेंगे, या हमारी जो पूरी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है वो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें सिंसियरिटी हो सकता है जिसमें डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट, होलसम, चेयरफुल होंगे। एक्साइटमेंट हो सकता है एक ट्रेट, एक्साइटमेंट में क्या होगा, डेयरिंग, इमेजिनेटिव, अप टू डेट, स्पिरिटेड, ऐसी अगर पर्सनैलिटी है किसी बंदे की तो वो, अब डेयरिंग एक्साइटमेंट वाले लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं चीज़ों को, तो हम उन्हें ऐसा ही प्रोडक्ट देंगे कि वो एक्सपीरियंस कर सके किसी चीज़ को। और सिंसियरिटी में हम वो यानी कि सिंपल और सोबर प्रोडक्ट्स चाहते हैं, सिंसियरिटी अगर उनकी ट्रेट है तो। कॉम्पिटेंस है अगर उनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट, तो वो रिलायबल, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल होते हैं। तो वो बहुत सोच समझ के यानी कि डिसीजन लेते हैं, अपना सोच समझ के कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांड जो है वो चूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखना। अगर सोफिस्टिकेशन अगर किसी की पर्सनैलिटी में है तो यानी कि वो अपर क्लास से रिलेटेड हो सकता है, चार्मिंग और ग्लैमरस हो सकती है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग के ही हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो डिज़ाइन करेंगे कि अपर क्लास का है, हाँ ये इसको मतलब चार्मिंग वाला प्रोडक्ट चाहिए, या कुछ उनका स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सोफिस्टिकेशन में ऐसे आ जाएगा। इसके अलावा ये रगडनेस भी हो सकती है किसी की पर्सनैलिटी। इसमें क्या होगा कि टफ और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, टफ टाइप की जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें जो प्रैक्टिकल, ज़्यादा ऐसे नहीं बोलते कि प्रैक्टिकल टाइप की जो पर्सनैलिटी है उसको हम बोलते हैं ये रगडनेस। तो यानी कि टफ टाइप की पर्सनैलिटी, तो उसको वैसे ही प्रोडक्ट्स चाहिए अब वैसे कंज्यूमर्स को। तो हमें ये देखना है कि हमारे टारगेट कंज्यूमर्स कैसे हैं, उनका जो है उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या हैं, कौन सी हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप कर सकें। ठीक है, अब देखो, जो जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट कैसे हो सकता है, जैसे कि फोर्ड है, उनके जो उन्होंने देखा कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनमें एक रगडनेस एक जो है वो इनका वो है, एक पर्सनैलिटी ट्रेट है उनके कंज्यूमर्स में। तो वो उसी तरीके से बिल्कुल रफ टफ अपना प्रोडक्ट जो है वो मतलब वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैसे ही डिज़ाइन करते हैं। जैसे एप्पल के लिए, एप्पल ये देखता है कि एक्साइटमेंट है उनके, जो कि उनके जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनमें एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो उनको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस सीकर जो पर्सन्स होते हैं ना उनमें होता है, तो एक्साइटमेंट वाले पर्सन वैसे होते हैं, डेयरिंग टाइप के पर्सन्स होते हैं, तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट अपने लॉन्च करते हैं। जैसे गुच्ची है तो उनको क्लास और सोफिस्टिकेशन चाहिए, क्योंकि अगर वो गुच्ची के जो कंज्यूमर्स हैं तो उन्होंने ये ऐसे अपने प्रोडक्ट्स, अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को क्लासीफाई कर रखा है, कंज्यूमर्स की पर्सनैलिटी को, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही एक मार्केटर को करना होता है। अब कंज्यूमर परसेप्शन क्या होती है, ये हमने देखा कि पर्सनैलिटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है बाइंग बिहेवियर को, और मार्केटर को क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए पर्सनैलिटी में। अब कंज्यूमर की परसेप्शन में क्या ध्यान रखनी चाहिए, देखो परसेप्शन क्या होती है कि हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ अपनी अजम्पशंस बना लेते हैं, उनको हम परसेप्शन बोलते हैं। यानी कि एक ह्यूमन बिहेवियर, एक कंज्यूमर जो है वो एक कैसे करता है कि वो कुछ सेलेक्ट करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और अपने तरीके से उसका कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशंस को, और अपने तरीके से इमेजिनेशन करता है कि कैसे उस जो जैसे कोई बात बोली जा रही है, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट को कंज्यूमर कैसे देख रहा है, कैसे उसको परसीव कर रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो कैसे पिक्चर क्रिएट कर रहा है अपने माइंड में उस प्रोडक्ट को लेकर, वो परसेप्शन होगी कंज्यूमर्स की। तो अब परसेप्शन को लेके कैसे जो है एक मार्केटर है उसको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और परसेप्शन किस टाइप की हो सकती है। अब देखो परसेप्शन में कुछ इन्फॉर्मेशंस को जैसे कैसे एक कंज्यूमर लेता है, इन्फॉर्मेशंस को कैसे उनको इंटरप्रेट करता है, इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि है सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्टोर्शन, सेलेक्टिव रिटेंशन। अब देखो सेलेक्टिव अटेंशन क्या होती है कि कंज्यूमर के पास जितनी इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो उनमें से किन के ऊपर अपनी अटेंशन दे रहा है, किन किन इन्फॉर्मेशन के लिए वो कंज्यूमर जो है वो अटेंशन दे रहा है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है कोई कंज्यूमर, तो वो किन रील्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल रही है उसको, तो वो किन के ऊपर अटेंशन डाल रहा है, किन के ऊपर ध्यान दे रहा है वो कंज्यूमर, तो वो सेलेक्टिव अटेंशन होगी। तो हमें ये देखना है कि कंज्यूमर की सेलेक्टिव अटेंशन कौन सी है, कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है जो कंज्यूमर
को अट्रैक्ट कर पा रही हैं, यानी कि कंज्यूमर अपनी अटेंशन उनको दे पा रहा है, ठीक है। और दूसरा फिर क्या होता है कि सेलेक्टिव डिस्टोर्शन। अब सेलेक्टिव डिस्टोर्शन में क्या होता है कि अगर ध्यान तो दे लिया मान लो उस चीज़ के ऊपर, लेकिन उसको और आगे कस्टमर उसको उसके बारे में जानना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, उसको कैसे इंटरप्रेट कैसे कर पा रहा है। ये तो था कि सिर्फ ध्यान दिया उस इंफॉर्मेशन को, अब उसको इंटरप्रेट करना यानी कि उसको समझ किस वे में रहा है वो कस्टमर। क्योंकि क्या होता है टेंडेंसी ह्यूमन बिहेवियर की, कि जो वो पहले से सोच रहा होता है किसी चीज़ के बारे में, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो पहले उसी कंटेक्स्ट में उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा, कि उसी कंटेक्स्ट में सोचने की कोशिश करेगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड हो सकती है, इससे रिलेटेड हो सकती है, इसका ये मीनिंग हो सकता है। यानी कि वो सेलेक्टिव डिस्टोर्शन में अब ये आ जाता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग जो उसका माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है, तो वो सेलेक्टिव डिस्टोर्शन होता है। और सेलेक्टिव रिटेंशन क्या है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में कितना मतलब समझ पा रहा है, कितना रिटेंशन रेशो यूँ नहीं तो कि कितना उसके लिए एक तरीके से उस जो ब्रांड का जो मैसेज है वो समझ के और उसी ब्रांड के प्रति रिलायबल हो पा रहा है वो कंज्यूमर, तो उसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव रिटेंशन। जैसे कि रिमेंबर गुड पॉइंट्स मेड अबाउट द ब्रांड बिहेवियर, यानी कि कितना वो रिटेन कर पा रहा है उन इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है, कि वो जो भी गुड पॉइंट्स हैं उनको याद कर पा रहा है या नहीं पा रहा। या फिर ऐसा है कि वो गुड पॉइंट्स को तो मतलब गुड पॉइंट्स को तो भूल रहा है जल्दी से, लेकिन जो बैड पॉइंट्स जो थे वो उसको ध्यान हो रहे हैं। तो हमें एक मार्केटर को, यानी कि अब जब हम यहाँ हमें बात कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो एक मार्केटर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो यानी कि मार्केटर को ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिटेन कर रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन को समझ रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन को अटेंड कर रहा है कंज्यूमर, कैसे उन पर अटेंशन डाल रहा है अपनी, ठीक है। तो ये तीन जो है ये हमारी कंज्यूमर के परसेप्शन को समझने का तरीका होता है, कि सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्टोर्शन और सेलेक्टिव रिटेंशन। इसमें से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप ये मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वाल्स फ्रेमवर्क। वाल्स फ्रेमवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए, और नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब किसी और क्वेश्चन के बीच में एक मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, सर्सन रीजनिंग में आ सकता है, इसमें से मैक्सिमम टाइम्स इसमें से क्वेश्चन आते हैं। वाल्स फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो वाल्स फ्रेमवर्क है वैल्यू, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, और ये किसने दिया था, अर्नोल्ड मिचेल ने। तो इन्होंने कैसे क्या बताया कि कंज्यूमर की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उसका कुछ एटीट्यूड या लाइफस्टाइल होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सीखता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेशन मिलता है। मतलब यानी कि हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, वो उसके लिए बताया इन्होंने ये, कि कैसे किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जा सकता है। तो मोटिवेट किया जाने से पहले उसकी वैल्यूज, उसके एटीट्यूड या फिर उसका लाइफस्टाइल जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा मोटिवेटर यूज़ किया जाना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब जैसे जो ये एटीट्यूड या लाइफस्टाइल है ये प्राइमरी मोटिव्स, वैसे इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल या एटीट्यूड हो सकता है कंज्यूमर्स का, ये तीन तरीके से हो सकता है। जैसे कि आइडियल हो सकता है, अचीवमेंट या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन। ये ऐसे ही है जैसे पर्सनैलिटी का ट्रेट्स थे, यानी कि एटीट्यूड कंज्यूमर का कैसा है। अगर आइडियल अगर है तो वो क्या होगा कि नॉलेज और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होगा, अगर आइडियल होगा तो फिर इसके लिए अलग तरीके से उसको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। अचीवमेंट अगर जैसे ये है ना, वैसे ये मोटिव्स के हैं कि अगर किसी कंज्यूमर्स का जो एक तरीके से किसी की पर्सनैलिटी है कि इस तरीके की है कि वो नॉलेज और प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है, या नॉलेज जैसे आइडियल नेचर की है तो नॉलेज और प्रिंसिपल्स के थ्रू उसको मोटिवेट किया जा सकता है, ऐसी कंसेप्ट्स दिखा के अपने प्रोडक्ट में। ये हम थोड़ा आगे फ्रेमवर्क में समझेंगे भी, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इनके नाम देख लो आप और इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे आइडियल, अचीवमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन। आइडियल में ये कि जो नॉलेज और प्रिंसिपल से मोटिवेटेड होते हैं। अचीवमेंट में क्या आ जाएगा कि जो पर्सनल पोजीशंस के ऊपर की क्या पोजीशन उसको मिल पा रही है, अचीव क्या कर पा रहा है कंज्यूमर, वो अगर उस चीज़ से मोटिवेट होता है कि उसको क्या अचीवमेंट मिल रही है। या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन से, कि जैसे कि सेल्फ एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें आ जाएंगी कि फिजिकल एक्टिविटी करने में अगर कंज्यूमर इंटरेस्टेड है और वो अगर उसको हम हमारे प्रोडक्ट में वो फिजिकल एक्टिविटी करना ही दे रहे हैं तो वो उससे मोटिवेट होता है कंज्यूमर। मोटिवेट होगा तो इनके हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट भी होगा एक तरीके से। वैरायटी सीकर होंगे ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन वाले होंगे, रिस्क लेने में और इंडिपेंडेंस फील हो इनको, इनके खुद से कुछ करके देखना हो, कुछ एक्सपीरियंस सा लेना हो उनको, तो इस तरीके के लोग जो वो है सेल्फ एक्सप्रेशन में आते हैं, ठीक है। अब
6 टाइप्स के मोटिवेटर्स या फिर 6 टाइप के सब ग्रुप्स हो सकते हैं। वैसे ये 8 टाइप के होते हैं और इनमें ये 6 जो है ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है और 2 ये इनोवेटर और सर्वाइवर्स भी होते हैं। अब देखो इसमें क्या मतलब ये है हमारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, लगा लो एक तरीके से टाइप ऑफ कंज्यूमर या सब ग्रुप्स किस तरीके के हो सकते हैं। अब इसी में हमने ये कैटेगराइज किया कि आइडियल में 2 तरीके के होते हैं, आइडियल में थिंकर और बिलीवर, यानी कि जो सोचते हैं कि जो बिल्कुल सोच समझ के, हमने देखा ना, और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि जो भी बिलीव्स हैं उनके एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनके ऊपर बेस्ड होकर डिसीजन लेते हैं, तो वो आइडियल्स होते हैं। अचीवमेंट वाले कौन से होते हैं? जो अचीवर्स होंगे, स्ट्रीवर्स या अचीवर्स होंगे, यानी कि अचीवर्स हमने देखा कि वो अचीवमेंट चाहिए उनको किसी चीज़ की को लेकर, या फिर ट्रेंडी फंड लवर होंगे या फेवर स्टाइलिश प्रोडक्ट्स को वो फेवर करेंगे ज़्यादा, ठीक है, ताकि उनको ये लगे कि हमें मिला क्या है इस प्रोडक्ट को खरीद के, दूसरे के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा क्या मिला है इसमें। वो ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि मैंने क्या अचीव किया अगर मैंने ये प्रोडक्ट या ये सर्विस ली है तो, ठीक है, तो वो इस तरीके से सोचते हैं। तो इसलिए अचीवर्स और स्ट्रीवर्स जो है वो अचीवमेंट में आएंगे, और सेल्फ एक्सप्रेशन में आएंगे जो एक्सपीरियंसर्स होते हैं। मैंने कहा ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन में वो फिजिकली कुछ करके, वो खुद से कुछ करके देखना चाहते हैं, खुद से कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन में ये आएंगे। इसमें एक्सपीरियंसर्स आएंगे और मेकर्स आएंगे, यानी कि जो खुद से बनाते हैं अपनी, जैसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक तरीके से, तो इसलिए उनको मेकर्स बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो अपने खुद से बना रहे, वो इंडिपेंडेंट अपने आप को शो करना चाहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन में ये लोग आते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मोटिवेटर्स और हाई रिसोर्स इनोवेटर्स ये इस तरफ आते जाते, जैसे ये प्राइमरी मोटिवेटर आइडियल या थिंकर्स हो सकता है कि वो किस तरीके से अपने जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको ध्यान में रख के ही डिसीजन लेते हैं। तो उनके लिए हम उसी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे ताकि वो सोच समझ के ये देखे कि हाँ मैं इस तरीके का प्रोडक्ट यूज करता था, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे नहीं होता कि वेज जो फूड है वही कंज्यूम करना चाहिए, तो वो उनका पहले से बिलीव्स होता है, उनका पहले से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके कुछ पहले से ही होता है वो चीज़ें, जैसे तो उनके अकॉर्डिंग वो फिर अपना डिसीजन लेते हैं। तो उनको हम तब हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, आइडियल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी कि ठीक है। फिर हम थिंकर्स और बिलीवर्स के ऊपर सोच रहे होते हैं, यानी कि अचीवमेंट में फिर अगर कोई हम ऐसा कुछ लग्जरी ब्रांड दे रहे हैं, कुछ लग्जरी आइटम दे रहे हैं हम, तो उसमें ये होगा कि कंज्यूमर को ये हो कि उसने क्या क्या चीज़ें अचीव की है इससे, ठीक है, उसको ऐसा फील आना चाहिए। सेल्फ एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई कार है, ऐसे अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें हम एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अगर कोई सर्विस भी है ऐसे, जैसे मान लो टूरिस्ट है कोई, टूरिज़्म सेक्टर में, टूरिज़्म में ये ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने कि हम उनको कुछ एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो खुद से कुछ करके देख पा रहे हैं। जैसे कि कोई गेमिंग वगैरह में भी ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन वाला जो एटीट्यूड है, ये चीज़ें उसमें अप्लाई होती हैं, ठीक है। और इनोवेटर्स और जो ये सर्वाइवर्स हैं, इनमें क्या होंगे, देखो इनोवेटर्स वो होगा जो सबसे पहले चेंज लीडर होगा। इनोवेटर्स क्या कौन से होते हैं? जो चेंज लीडर्स होते हैं, जो सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं किसी प्रोडक्ट को। कोई इनोवेटर नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि इनोवेटिव कोई चीज़ आएगी तो सबसे पहले वो लोग खरीदेंगे, तो वो इनोवेटर्स होते हैं। और सर्वाइवर्स क्या होंगे? जो कि बिल्कुल बाद में, बिल्कुल ये सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो इनका मेन कंसर्न होता है, ठीक है। ये इतना मतलब बिल्कुल जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वो उसको इतना जल्दी से सबसे पहले खरीदने के लिए नहीं सोचेंगे, वो बिल्कुल लास्ट में कि हाँ सबने देख लिया ये यूज़ करके, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, फिर मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, वो सर्वाइवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाल्स फ्रेमवर्क है जो कि हमारा अर्नोल्ड मिचेल ने दिया था, और इसके ये आपको ये सारे याद रखने हैं। इसमें ये भी आ सकता है कि कौन कौन से इसके वाल्स फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड है, कौन कौन से एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं सब ग्रुप्स या मोटिवेटर्स इंक्लूड हैं। तो ये सारे, ये तो 6 तो मोटिवेटर्स इंक्लूड हैं, 8 मोटिवेटर्स इंक्लूड हैं इन दोनों को भी मिला के, और वैसे 6 ये मोटिवेटर्स इंक्लूड है जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आइडियल्स, अचीवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जो बाइंग बिहेवियर है कंज्यूमर का, वो कितने टाइप का हो सकता है? वो है ना 4 टाइप का हो सकता है बेसिकली, हेनरी एसल के अकॉर्डिंग। हेनरी एसल ने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में। आपके मार्केटिंग और मैनेजमेंट में है ना ऐसी ही चीज़ें हैं कि आपको उनके जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें याद रखनी होती है। और ये मैनेजमेंट में भी आपकी यही चीज़ें आएंगी, मैनेजमेंट OB और जो HRM है उसमें पूरे में ही कंप्लीट, और इसमें भी, क्योंकि जो
हम देखते आ रहे हैं कि जो अब जैसे जैसे नेट का भी सिलेबस, नेट का मतलब सिलेबस तो वही है, अब जैसे नेट का जो लेवल है पेपर का वो बढ़ता जा रहा है, और लेवल बढ़ रहे हैं ना, तो वो ऐसी चीज़ें ही घुमा फिरा के देते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप में जाए, कि ऑथर्स के नाम के साथ ही, या किस ऑथर ने किस तरीके कौन कौन से टाइप्स बताए हैं, किस ऑथर ने कौन सी थ्योरी दी है। तो हमें मार्केटिंग में भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अब हेनरी एसल ने जो बाइंग बिहेवियर के 4 टाइप बताए हमें, एक तो है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, एक है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, एक है डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, और एक है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये चारों कैटेगरी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि एक तो ये कि कितने टाइप के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, यानी कि ब्रांड्स में डिफरेंसेस कितने हैं ब्रांड्स में, उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा है कि बायर की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, यानी कि बायर कितना सोच समझ के वो प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहा है। अब जैसे हम ये देखें कि जैसे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, अब देखो इसमें ये बाइंग इन्वॉल्वमेंट इस साइड हाई है, लेफ्ट साइड बाइंग इन्वॉल्वमेंट हाई है ना, तो यानी कि बाइंग इन्वॉल्वमेंट भी हाई है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की, और जो डिफरेंस है वो भी सिग्निफिकेंट है, यानी कि ज़्यादा है। जो ब्रांड्स में डिफरेंस है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कंज्यूमर के पास, और वो कंज्यूमर बिल्कुल इन्वॉल्व होके उस अपनी बाइंग में, यानी कि अपने परचेजिंग डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के ले रहा है, यानी कि सारे फैक्टर्स को ध्यान भी रख रहा है, और बहुत सारे अल्टरनेटिव है, सबकी सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर रहा है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर बोलेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ऐसे कोई प्रोडक्ट होते हैं जिनमें बहुत सारी, जैसे कोई कार ही खरीदनी हो मान लो, तो कार खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो और नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल है, और कंज्यूमर बहुत अच्छे, कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होती है उन प्रोडक्ट कार को खरीदने के लिए, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के कि उसको कौन सा फीचर चाहिए है अपने कार में, कौन से एट्रीब्यूट पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन सी चीज़ें देखनी है उसको, लग्जरी देखना है, कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए तरीके से, तो वो उसका बाइंग बिहेवियर ऐसे में उसका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होगा, क्योंकि बाइंग इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है और ब्रांड्स की कैटेगरी भी ज़्यादा है। इसी तरीके से जो हमारा ये हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर यानी कि जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, जिनकी हैबिट है कंज्यूमर को, तो वो ना तो ये देखता कि कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, सीधा डायरेक्टली कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट जो वो डेली रूटीन में यूज कर रहा है, तो वो वैरायटी भी नहीं देख रहा है, ना उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट भी उसकी कम है, क्योंकि जो भी मिल रहा है उसको, वो हैबिट है उसकी, वो डायरेक्टली खरीद रहा है, कुछ ज़्यादा सोच समझ के नहीं ले रहा कि हाँ यही खरीदना चाहिए, इसको कंपैरिजन कर करके नहीं खरीद रहा है। ठीक है, तो वो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर हो जाएगा। अब जो थर्ड है वो देखो, ये वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर क्या होगा कि हमारे पास जो ब्रांड डिफरेंसेस है ना, वो तो सिग्निफिकेंट है, यानी कि ज़्यादा है, लेकिन बायर की इन्वॉल्वमेंट कम है। इस साइड लो है ना बायर की इन्वॉल्वमेंट, तो यानी कि बायर की इन्वॉल्वमेंट लो है, लेकिन जो ब्रांड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो यानी कि ब्रांड्स बहुत सारे अवेलेबल है ना, तो वो ज़्यादा सोचेगा नहीं कंज्यूमर, लेकिन हर बार कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे कि इसके लिए हम सही एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बिस्किट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, कुकीज़ का एग्जांपल। तो उसमें क्या है कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी के कुकीज़ आते हैं, कुकीज़ यानी कि बिस्किट बहुत तरीके की कैटेगरी के आते हैं, बहुत तरीके ब्रांड्स के आते हैं, और कंज्यूमर इतना ज़्यादा सोच समझ, इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से अपना डिसीजन लेने में इतना टाइम भी नहीं लगाता कि उसको कौन से टाइप का बिस्किट चाहिए। वो उसको ये होता है कि हाँ अब मैंने ये ट्राई कर लिया, अब दूसरा ट्राई करना है, तो यानी कि वो वैरायटी वो ये चाहता है कि कुछ और अच्छा हो, ये हाँ ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ, ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ, अगली बार ये नेक्स्ट। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर होता है कंज्यूमर का। ठीक है, अगर ये चीज़ हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके कंज्यूमर्स का बिहेवियर किस तरीके का होगा, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना है। फिर हम जो नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या हमें नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग हम फिर देखेंगे। एक और जो ये हमारा बच गया, ये है डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। देखो डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर क्या होगा कि इन्वॉल्वमेंट तो हाई होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं होती कंज्यूमर के पास। तो ऐसे केस में कंज्यूमर के पास वैरायटी नहीं है, लेकिन वो बहुत सोच समझ रहा है कि कौन सा लें। उसको 2-3 ब्रांड दिखते हैं और दोनों तीन सारे सिमिलर से ही लगते हैं उसको, तो वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेता है, एनालाइज तो करता है बहुत सारी चीज़ों को, पर फिर भी उसको लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास वैरायटी कम होती है या ऑप्शंस कम होते हैं अवेलेबल। तो ऐसे में अब इसको देखो,
डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट खरीदने के बाद फिर कंज्यूमर को बाद में भी ये होता है कि ये मैंने ये डिसीजन लेके, मतलब ये बाइंग डिसीजन मेरा सही था या नहीं था, ये खरीद के मैंने सही किया या नहीं किया, मुझे दूसरा देखना चाहिए था क्या, मतलब ऐसा उसको फिर कन्फ्यूजन भी होता है, तो उसी को हम डिजोनेंस बोलते हैं। ये हम यहाँ पे है भी, जैसे इसी को हम परचेज डिजोनेंस बोलते हैं, पोस्ट परचेज डिजोनेंस, सॉरी, पोस्ट परचेज डिजोनेंस बोलते हैं, यानी कि आफ्टर सेल डिस्कम्फर्ट होता है। कई बार होता है नहीं, जैसे हम कोई कपड़े खरीद के लेके आए और हमें बाद में ये होता है कि डाउट कि मैंने ये सही किया या खरीद लिए या नहीं खरीद, मतलब खरीद के सही किया या नहीं किया। या फिर जैसे कि हम फ़ोन की देख सकते हैं कैटेगरी, जैसे हमें कोई भी फ़ोन खरीदना है तो हम, हमारे पास कुछ एक सेलेक्टेड ब्रांड्स है जो होते हैं अवेलेबल, जिनका हमें पता होता है कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस सही है, इनकी सही है, 4-5 ब्रांड्स की, और हम उसमें बहुत सारा ज़्यादा सोचते समझते भी, ये भी देखते हैं कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, और खरीदने के बाद फिर ये भी होता है कि क्या मैंने ये सही किया है, क्या खरीद के नहीं किया। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्लोथिंग के केस में थोड़ा और ज़्यादा होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट के केस में फिर कंज्यूमर का जो है वो डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर होता है। और डिजोनेंस रिड्यूसिंग इसमें वर्ड हम क्यों यूज करते हैं कि मार्केटर को क्या करना चाहिए कि ये डिजोनेंस जो है, ये पोस्ट परचेज डिजोनेंस जो है कंज्यूमर का, पोस्ट परचेज डिस्कम्फर्ट जो है कंज्यूमर का, उसको दूर करने के लिए मार्केटर को क्या करना चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विसेज या आफ्टर सेल कम्युनिकेशन जो है वो कंज्यूमर के साथ बनाए रखना चाहिए, आफ्टर सेल कम्युनिकेशन, ताकि जो कंज्यूमर का ये जो एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको वो सोल्व कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, डिजोनेंस रिड्यूस बाइंग बिहेवियर। तो मार्केटर को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट के लिए उसको पोस्ट परचेज डिजोनेंस हो सकता है कंज्यूमर्स को, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली, ताकि वो हमारे से प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहें, तो हमें उसको आफ्टर सेल कम्युनिकेशन करना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, नहीं आपने अच्छा डिसीजन लिया है कि आपने ये प्रोडक्ट लिया है, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन कंज्यूमर के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये वैसे आपको समझ आ गया होगा, और ये पढ़ लेना, ये आप ये पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके, ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें एग्जांपल्स के साथ भी दिए हुए हैं, वैसे आपको समझ आ ही गया होगा कि बाइंग बिहेवियर किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, और नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं इनके सभी के। अब देखिए, बाइंग बिहेवियर की प्रोसेस जो है, बायर डिसीजन प्रोसेस जिसको हम बोल सकते हैं, इनकी कंज्यूमर की डिसीजन प्रोसेस कैसे होती है, कैसे कोई एक प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए तैयार होता है कंज्यूमर। तो सबसे पहले देखो, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, यानी कि नीड रिकॉग्निशन होती है कि मुझे चाहिए है ये, क्या चीज़ चाहिए है, मतलब वो कमी महसूस होना किसी चीज़ की, वो महसूस होती है कंज्यूमर को सबसे पहले। फिर वो ये देखता है कि इंफॉर्मेशन सर्च करता है कि इस नीड के लिए मैं क्या चीज़, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेरी इस नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। फिर इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद उसको पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप का एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो मेरी इस नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। अब उस प्रोडक्ट के लिए मेरे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनको इवेलुएट करता है। फिर उनमें से एक ब्रांड को सेलेक्ट करके वो परचेज डिसीजन ले लेता है, और उसके बाद पोस्ट परचेज इवेलुएशन भी करता है, क्योंकि बाइंग ये एक ह्यूमन बिहेवियर ही है कि जो कुछ खरीद लिया फिर बाद में ये भी देखते हैं कि क्या वो हमने खरीदा वो सही खरीदा या नहीं खरीदा, तो वो पोस्ट परचेज इवेलुएशन भी होता है। ठीक है, अब ये मत समझ लेना इसमें आप जब सीक्वेंस लगानी हो कि इन्फॉर्मेशन सर्च को पहले लेके नीड रिकॉग्निशन बाद में, पहले नीड रिकॉग्निशन होगा, उसके बाद उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन सर्च करता है कंज्यूमर। ठीक है, अब जब जैसे देखो, अब इवेलुएशन करते हैं जब अल्टरनेटिव्स का, जो हमारा थर्ड पार्ट था, तो उसमें कैसे इवेलुएट करते हैं कंज्यूमर, बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, उनको कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। अब एक, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर के पास ब्रांड्स होंगे, एक तरीके से सेट होगा एक पूरा अल्टरनेटिव्स का, तो उस सेट को कैसे एनालाइज करें। अब इसमें एक ये हो सकता है कि इवोक्ड सेट या फिर कंसिडरेशन सेट। इसमें क्या होगा, द स्पेसिफिक ब्रांड ए कंज्यूमर कंसीडर इन मेकिंग प्रोडक्ट, इन मेकिंग ए परचेज विद इन ए प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि कंज्यूमर किसको खरीदने के बारे में सोच रहा है, वो सेट, यानी कि जैसे कि 10 ब्रांड प्रोडक्ट्स थे, मान लो 10 अल्टरनेटिव हैं, 10 ब्रांड्स हैं अलग अलग, तो उन 10 ब्रांड्स में से कंज्यूमर किन को खरीदने की ज़्यादा सोच रहा है, कंसिडरेशन में क्या है उसके, मान लो उनमें से 5 ब्रांड के सेट हो गए। ठीक है, उसने सेलेक्ट कर लिया, मोटा मोटा 5 सेट हो गए, तो उनको हम कंसिडरेशन सेट बोलेंगे कि वैसे तो 10 ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन कंज्यूमर उनमें से 5 पे अब फोकस करना चाह रहा है, 5 को ही कंसीडर कर रहा है, तो कंसिडरेशन सेट या इवोक्ड सेट बोल सकते हैं। इवोक्ड सेट, आप वर्ड ध्यान रखना आ जाए तो, कि इवोक्ड सेट क्या होता है, ये हमारा कंसिडरेशन सेट होता है कि उनमें से कितनों को हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद है इनपेट सेट।
और इनर्ट सेट। इनपेट सेट क्या होता है कि इनेप्ट सेट कंसिस्ट ऑफ ब्रांड्स द कंज्यूमर एक्सक्लूड फ्रॉम परचेज कंसिडरेशन। अब 5 जो सेलेक्ट किए थे उनमें से निकाल कितने दिए, जैसे मान लो 2 निकाल दिए, तो इनेप्ट सेट जो ये होंगे, ये 2 ये इनेप्ट सेट हो गया, यानी कि ये छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इनर्ट सेट क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ ब्रांड्स द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स विच। इनडिफरेंट टुवर्ड्स विच का इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर को उनकी जो भी उनकी फीचर्स है या उनकी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उन प्रोडक्ट के ब्रांड से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उन सेट से, उन प्रोडक्ट से। अब जैसे मान लो इसमें 3 बच गए, इन 3 में से कंज्यूमर ध्यान ही नहीं दे रहा है, बाकी के 2 पे, 1 पे ही ध्यान दे रहा है, या 1 के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इनकी इनडिफरेंट है, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको इनर्ट बोलेंगे। जिसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा वो इनर्ट होगा, और जिसको एक्सक्लूड ही कर दिया वो इनेप्ट सेट होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इतने डीप में क्वेश्चंस आते हैं मार्केटिंग में भी, मार्केटिंग में ही बल्कि और ज़्यादा डीप में आने लगे, क्योंकि आप इसमें आपको वो न्यूमेरिकल्स दे नहीं सकते, तो आपको बहुत ज़्यादा और डीप में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ऐसे वर्ड्स के मीनिंग पूछ सकते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो इनेप्ट सेट और इनर्ट सेट का ध्यान रखना कि कह सकते कि जिनके लिए कंज्यूमर बिल्कुल इंडिफरेंट होता है, या कंज्यूमर जिनको एक्सक्लूड कर देता है, या कंज्यूमर जिनको कंसीडर करता है कि वहाँ उसे ये खरीदने चाहिए, ठीक है, वो कंसीडरेशन सेट या इवोक्ड सेट बोलते हैं। अब कंज्यूमर डिसीजन रूल्स क्या हो सकते हैं, अब उसको सेलेक्ट करने हैं अल्टरनेटिव्स, तो अब वो सेलेक्ट करते टाइम इस कुछ डिसीजन रूल्स हो सकते हैं जिनको ध्यान रखता है, जैसे कि कंपनसेटरी रूल। कंपनसेटरी रूल में क्या होगा कि आई सेलेक्ट द लैपटॉप दैट कम आउट बेस्ट व्हेन आई बैलेंस द गुड रेटिंग अगेंस्ट द बैड रेटिंग। यानी कि कंपनसेटरी में क्या होगा कि कंज्यूमर कंपनसेट करके देखेगा कि उसके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, जैसे उसके लैपटॉप खरीदना, उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, तो ये देखेगा कि गुड रेटिंग और बैड रेटिंग दोनों को कंपैरिजन करके देखेगा, ठीक है, तो वो कंपनसेटरी होगा। यानी कि उसने लैपटॉप सेलेक्ट किया, अब उसे लगा कि उस बैलेंस कौन सा सही बन रहा है, कि इसकी इस जैसे कुछ फीचर्स में बहुत बैड रेटिंग है, कुछ फीचर्स में बहुत गुड रेटिंग है, तो फिर वो देखता है कि हाँ बैड वाली ज़्यादा है या इसमें, या गुड वाली ज़्यादा है, तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है। कि अगर किसी लैपटॉप के किसी ब्रांड में अगर बहुत सारी बैड फीचर्स मिल रही हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी फीचर्स है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो फिर वो बैड फीचर्स जो हैं वो उससे कंपनसेट हो जाएंगे एक तरीके से, तो वो कंपनसेटरी रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि बैड और गुड दोनों देख रहा है। कंजक्टिव रूल में क्या हो सकता है कि सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ ऐसे ही ब्रांड सेलेक्ट करने हैं जिसमें कोई भी बैड फीचर ना हो। लैपटॉप से रिलेटेड एग्जांपल है कि आई सेलेक्ट द लैपटॉप दैट हैड नो बैड फीचर, यानी कि कोई बैड फीचर ना हो, वो कंजक्टिव रूल हो जाएगा, यानी कि कंजक्टिव। डिसजंक्टिव क्या होगा कि आई पिक द नेट, जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एट्रीब्यूट हो, मतलब कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा हो जो कि बहुत एक्सीलेंट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, डिसजंक्टिव बोलेंगे। यानी कि कम से कम एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए उसके अंदर, वैरायटी, मतलब एक तरीके से एक ऐसी उसकी फीचर होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट वो सेलेक्ट कर रहा है, तो वो डिसजंक्टिव रूल होगा। लेक्सिकोग्राफिक रूल यानी कि इसमें क्या होगा कि वो आई लुक at the feature that was most important to me and choose the netbook that ranked highest on that attribute। यानी कि वो ये देखेगा कि मुझे कौन सी फीचर चाहिए है। अब लैपटॉप खरीदना है तो मुझे लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए ज़्यादा, अब मुझे जिस काम के लिए चाहिए है उस फीचर में उसकी रैंकिंग कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो हाईएस्ट रैंकिंग जिसकी होगा उसको ले लेगा, तो उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक रूल। लेक्सिकोग्राफिक रूल, अब देखो ऐसे में ना आपको ऐसे आ सकता है, मैच द फॉलोइंग का आ सकता है इसमें क्वेश्चन, कि एक साइड ये सारे एग्जांपल्स दे देंगे कि कंज्यूमर ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं, सारी चीज़ों में बहुत अच्छी रेटिंग है, बैड रेटिंग है ही नहीं, तो वो कौन सा डिसीजन रूल होगा, कंजक्टिव होगा। मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इनके मीनिंग, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कंपनसेट में दोनों देख रहे हैं, बैड और गुड, कंजक्टिव में कोई बैड फीचर होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कंजक्टिव नेचर का होता है। अगर कंज्यूमर बिल्कुल कंजक्टिव होकर अगर डिसीजन ले रहा है तो उसमें वो बिल्कुल बैड फीचर एक भी नहीं होनी चाहिए। डिसजंक्टिव में ये होगा कि एक फीचर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सके कि हाँ ये खरीदना सही है मेरे लिए, तो वो डिसजंक्टिव रूल होगा। यानी कि लेक्सिकोग्राफिक में क्या होगा कि खुद की देखेगा कि खुद को उसमें क्या चाहिए है,
मेरी क्या नीड है, यानी कि कंज्यूमर की क्या नीड है, पहले वो देखेगा कंज्यूमर, और जो कंज्यूमर के लिए जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसमें रैंकिंग अच्छी है तो वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो ऐसा रूल लेक्सिकोग्राफिक रूल होता है। अफेक्ट रेफरल रूल क्या होगा कि दूसरे कैसे रेटिंग दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो वो अफेक्ट रेफरल रूल होगा। रेफरल यानी कि रेफरेंस, दूसरों की रेफरेंस से कोई काम होता है तो वो रेफरल होगा। तो यानी कि अफेक्ट रेफरल रूल की रेफरल रूल में क्या आएगा कि हाईएस्ट ओवरऑल रेटिंग किसकी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि रेटिंग, किस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी ज़्यादा है, तो अगर अच्छी होती है तभी हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हम वहाँ पे कौन सा डिसीजन रूल यूज कर रहे होते हैं, अफेक्ट रेफरल रूल। ठीक है, इनमें से ये सारे रूल्स आपने कभी ना कभी यूज करके देखे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा तो, कि कंपनसेटरी, किसी प्रोडक्ट में आप कंपनसेटरी रूल देखते हैं, किसी में कंजक्टिव रूल देखते हैं, किसी में डिसजंक्टिव रूल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा बायर डिसीजन प्रोसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट। अब देखो, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो न्यू प्रोडक्ट को कैसे, उसकी अडोप्शन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर कैसे उसको खरीदता है, तो कैसे खरीदता है, सबसे पहले जो है वो होती है अडोप्शन प्रोसेस। तो अब आप समझ ही गए होगे कि किस मेंटल प्रोसेस के थ्रू गुजरता है एक कंज्यूमर जब उसको कोई नया प्रोडक्ट खरीदना होता है। तो सबसे पहले कंज्यूमर अगर उसके बारे में अवेयर होगा, अवेयरनेस जरूरी है ना, कि अवेयर होगा, फिर उसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अवेयर हुआ कि हाँ इस टाइप का कोई एक नया प्रोडक्ट अवेलेबल है, फिर कंज्यूमर को उसमें इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि हाँ ये है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है इसमें कुछ, तो वो उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो उसको मतलब जब उसको उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा तब वो कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करने की कोशिश करेगा। फिर उनको इवेलुएट करेगा जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली कि हाँ मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फिर वो ट्राई करके देखेगा कि हाँ ट्राई करके देख लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट कि कैसा है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है। और फिर उसके बाद जो है वो अडोप्शन होता है, यानी कि उसके बाद वो उसको खरीदता है और उसका रेगुलर यूज करना शुरू कर देता है। तो ये होती है यानी कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेलुएशन, ट्रायल, अडोप्शन। आपको ध्यान रखनी है कि अडोप्शन प्रोसेस के ये 5 स्टेप्स होते हैं। अब देखो, अडोप्शन के साथ साथ एक आपने वर्ड सुना होगा डिफ्यूजन भी होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं। अब जो ये डिफ्यूजन होता है ना, ये मैक्रो प्रोसेस है एक तरीके से। डिफ्यूजन में हम ये देखते हैं कि एक प्रोडक्ट आया तो मैक्सिमम लोग उसको किस टाइम खरीद रहे हैं। जैसे उसमें ये नहीं होता कि इनोवेटर्स कौन से हैं, अर्ली अडोप्टर कौन से हैं, लेट मेजोरिटी कौन से, ये जो वर्ड्स आपने सुने भी होंगे पहले भी। मार्केटिंग जब आपने अपने मास्टर्स में, बीकॉम में कभी भी पढ़ा होगा तो आपने ये वर्ड सुने होंगे कि अर्ली अडोप्टर्स। तो ये सारे हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस में आते हैं, ये एक मैक्रो प्रोसेस है। और अडोप्शन जो है वो इस डिफ्यूजन का ही एक तरीके से पार्ट लगा लो। आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस मोटा मोटा बताती है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एक्सेप्ट होगा, मार्केट में कैसे आएगा एक नया प्रोडक्ट, और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसकी जो मेंटली कैसे प्रिपेयर होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो अडोप्शन होगी। यानी कि इंडिविजुअल एक कस्टमर की बात आ गई तो वो अडोप्शन होगी। और जब हम पूरी मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट कैसे अडोप्ट कर रही है उसको, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, ये सही डिफरेंस है इनका, कि इंडिविजुअल का है तो वो माइक्रो लेवल का हो गया। यानी कि इंडिविजुअल का अगर है, इंडिविजुअल की प्रोसेस अगर हम देख रहे हैं कि उस नए प्रोडक्ट को खरीदने की, तो वो अडोप्शन प्रोसेस होगी। पूरी मार्केट की देख रहे हैं तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस यानी कि कैसे कंज्यूमर से एक मार्केट, यानी कि कंज्यूमर्स की कैसे खरीद रही है, कैसे एक नए प्रोडक्ट को कैसे अडोप्ट कर पा रही है। ठीक है, अब जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस जो कि एवर्ट रोगर ने दी थी, ये भी ध्यान रखना कि डिफ्यूजन प्रोसेस किसने दी है, ये एवर्ट रोगर ने। और ये इसमें क्या दिए हैं, इसमें इन्होंने बताया कि 5 टाइप्स के होते हैं कंज्यूमर के टाइप्स किसी नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सबसे पहले है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स ये बहुत कम होंगे शेयर इनका, अडोप्टर्स में शेयर यानी कि बहुत कम होंगे इनोवेटर टाइप के लोग, और ये 2.5% ही होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि एवर्ट ने कितने परसेंट किस किस कैटेगरी में डाली है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं एनटीए का, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन सब दे रहे हैं नेट में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनोवेटर्स में कौन कितने आएंगे, 2.5% आएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग आएंगे। इनोवेटर सब ये कौन होंगे, जो बिल्कुल प्रोडक्ट ये देखते रहते कि उनको बिल्कुल नई चीज़ चाहिए, बिल्कुल नई कुछ चीज़ आते ही उनको वो चीज़ यूज करनी होती है, तो वो इनोवेटर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद होते हैं अर्ली अडोप्टर्स। अर्ली अडोप्टर्स क्या होंगे कि बिल्कुल फर्स्ट तो वो यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनको ये पता लगते ही कि हाँ 2-4 कस्टमर उनको पता लगते ही वो भी खरीदने लग जाते हैं इसको।
ये तो इनोवेटर्स जो होते हैं ना, ये तो बिल्कुल ऐसी ही इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, ऐसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो होते हैं इनोवेशन को लेके, तो वो इनोवेटर्स होंगे। और अर्ली अडोप्टर्स, फिर कोई नया प्रोडक्ट आ गया, उस आने के बाद उनको पता चलता है और फिर वो खरीद लेते हैं कि हाँ ये नया प्रोडक्ट है, हम ये खरीद लेते हैं, वो अर्ली अडोप्टर्स होंगे। ये 13.5% होता है इनका एवरेज, जो टोटल जितने भी टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं, या अडोप्टर्स बोल सकते हैं इनको, क्योंकि नया प्रोडक्ट आया तो उसके लिए अडोप्टर्स होंगे, तो अडोप्टर्स का 13.5% होता है। फिर अर्ली मेन स्ट्रीम आती है, ठीक है। अर्ली मेन स्ट्रीम में और लेट मेन स्ट्रीम में, इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं 34% मेन स्ट्रीम में 34% होंगे। अर्ली मेन स्ट्रीम आ जाएगी, एक लेट मेन स्ट्रीम आ जाएगी। अर्ली मेन स्ट्रीम यानी कि जो नया प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे लोग जैसे नया प्रोडक्ट आया, उनको अब पता चल गया कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो खरीदने लग जाते हैं कि हाँ ये इसमें कुछ नया है, हम खरीद लेते हैं, सारे के सारे खरीदने लग जाते हैं, तो उसको अर्ली मेन स्ट्रीम अडोप्टर्स बोलते हैं। और जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वो प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ये नहीं बोलते कि बिल्कुल पिट जाता है, तब खरीदना स्टार्ट करते हैं, और तब फिर वो बहुत सारा, वहाँ पे भी बहुत सारा स्टफ, मतलब इनकी भी बहुत ज़्यादा वो होती है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं ऐसे भी बहुत सारे, जो लेट मेन स्ट्रीम में आते हैं और वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। उसके बाद लैगिंग अडोप्टर्स होते हैं कि बिल्कुल जब प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है, कोई और नया प्रोडक्ट ही आने लग जाता है, ये उस टाइम पे खरीदते हैं। ये लैगिंग होते हैं, बिल्कुल पिछड़े हुए होते हैं, यानी कि एक तरीके से वो अडोप्शन के प्रोसेस में पिछड़े हुए होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल नए, वो ऐसे नहीं है कि नए प्रोडक्ट को लेके कुछ ज़्यादा वो होते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ अब ये सस्ता हो गया ये प्रोडक्ट, तो अब हम ये खरीद लेते हैं। या इसमें ये चीज़ यहाँ भी होती है कि जब वो प्रोडक्ट जब यहाँ पे पहुँचता है लेट मेन स्ट्रीम में, तब वो उसकी प्राइस कम हो जाते हैं, तो ऐसे कंज्यूमर यहाँ पे बहुत, इसलिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है उसकी डिमांड होती है लेट मेन स्ट्रीम में। और फिर उसके बाद जो है जब बिल्कुल एक तरीके से जो वो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग की तरफ होता है, तब लैगिंग अडोप्टर्स जो है वो उसको अडोप्ट करते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं। ये 16% होते हैं, तो आपको ये रेशो याद रखना है। देखो वैसे 16% ये यहाँ तक हो जाता है और 16 ये यहाँ तक हो जाता है, 34। अब जो ये 16% इकट्ठा ही आ जाएगा लैगिंग अडोप्टर्स में, और ये 16% जो है इसका 2.5% इनोवेटर्स में, और बाकी का ये अर्ली अडोप्टर्स में आ जाएगा। ऐसे याद रखना, बीजी हो जाएगा। और दिया किसने था? ये एवर्ट रूगर्स ने, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ, ये तो था ही, इन्हीं का मीनिंग है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। अब देखो कस्टमर लॉयल्टी का मतलब है कि कस्टमर कितना लॉयल है एक ब्रांड के लिए, ठीक है, कि वो एक ही ब्रांड को बार बार कितना खरीद रहा है, उसको मतलब कि वो दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट नहीं हो रहा इजीली। लॉयल्टी का यही मतलब है ना कि वो एक पे ही रहता, दूसरे पे शिफ्ट नहीं होता, तो वो हमारा यानी कि कस्टमर लॉयल्टी, उसको हम बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। अब कस्टमर लॉयल्टी में एक होते हैं लॉयलिस्ट टाइप के, इनको हम अपोस्टल्स भी बोल सकते हैं। अपोस्टल्स ये क्या होंगे कि ये बहुत लॉयल होंगे, लॉयलिस्ट होंगे, तो यानी कि लॉयल होंगे हुज एक्सपीरियंस विद कंपनी एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन, वो जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा उनको मिलता है कंपनी से, तो वो लॉयल होंगे ही, सीधी सी बात है। और ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ यूज करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है कि एक दूसरे को बताना, कि पॉजिटिव चीज़ें बताना, ये पॉजिटिव बताते हैं क्योंकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ यूज करते हैं कि हाँ आपको भी ये प्रोडक्ट, इसी कंपनी का ये ब्रांड, आपको भी ये खरीदना चाहिए, हमने खरीदा है, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वगैरह वगैरह, तो यानी कि ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ यूज करते हैं। दूसरा जो है वो है डिफेक्टर्स। डिफेक्टर्स क्या होंगे? ये न्यूट्रल होंगे डिफेक्टर्स, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसा उनको प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई, मतलब इतना ज़्यादा सेटिस्फाई होते ही नहीं और स्विच करने की सोचते हैं, ये खरीद भी लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये न्यूट्रल होते हैं, उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसा सोचते ही नहीं है ये डिफेक्टर्स होते हैं। टेररिस्ट क्या होते हैं? जिनको नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलता है। टेररिस्ट से तो ऐसे ही कि हाँ नेगेटिव एक्सपीरियंस मिल रहा है बिल्कुल, और नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलेगा तो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ यूज करेंगे, सीधी सी बात है। द होस्टेज, अब होस्टेज कौन से होते हैं? होस्टेज में आ जाएंगे आपके अनहैप्पी कंज्यूमर्स हु स्टे विद कंपनी बिकॉज ऑफ मोनोपोलिस्टिक इन्वायरमेंट, यानी कि होस्टेज में वो हैप्पी तो नहीं है, वो सेटिस्फाइड भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं है तो वो इसलिए खरीद रहे हैं, बस वो मजबूरी में खरीदने वाले होस्टेज होते हैं, ठीक है। और मर्केनरीज कौन होते हैं? मर्केनरीज होते हैं जो सेटिस्फाइड तो हैं पर लॉयल नहीं है, ये मर्केनरीज होते हैं।
ये ऐसे बहुत ये खतरनाक होता है। और एक ये टेररिस्ट वाला, टेररिस्ट को तो हम फिर भी उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस ना मिले, हम ये मार्केटर एक ये कोशिश कर सकता है कि नेगेटिव एक्सपीरियंस ना दें। तो नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो वो टेररिस्ट बनेंगे नहीं, यानी कि ये उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ यूज करेंगे। लेकिन जो ये होते हैं ना मर्कनरीज, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होंगे कंपनी के लिए, क्योंकि ये सेटिस्फाइड भी हैं लेकिन लॉयल नहीं है फिर भी, यानी कि कंपनी इनको पूरा एफर्ट दे रही है इनको सेटिस्फाई करने में, लेकिन फिर भी ये स्विच कर रहे हैं ब्रांड को, तो ये मर्कनरीज होते हैं ऐसे। ठीक है, अब बिजनेस के बाइंग प्रोसेस भी होते हैं, जैसे हमने कंज्यूमर का तो पढ़ लिया कि जो कि फाइनल कंज्यूमर है उसके बारे में। अब बिजनेसेस के बाइंग प्रोसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो बिजनेस की बाइंग प्रोसेस में क्या होगा कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की जैसे कंज्यूमर को होता है, उसके बाद जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन की हम इन प्रोडक्ट्स की हमें नीड है, फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये तो होगा कि नीड की डिस्क्रिप्शन की हाँ इस टाइप की नीड है, इतने ये चीज़ें हमें चाहिए हैं। अब ये चीज़ें चाहिए तो वो कौन सा प्रोडक्ट इसको दे सकता है, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन करना। फिर उसके बाद है कि सप्लायर सर्च करना कि कौन कौन से सप्लायर से ये प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। फिर उसके बाद प्रपोजल सोलिसिटिकेशन, यानी कि प्रपोजल्स लेना पर मतलब ये, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर देना एक तरीके से, कि हाँ हमें ये इतना इतना प्रोडक्ट चाहिए तो उसका ऑर्डर भेजना। और फिर ऑर्डर भेजना, और या फिर हम ये बोलते हैं कि इसमें ये नहीं आएगा वैसे, प्रपोजल ऑर्डर भेजना वाली चीज़ बाद में आएगी। इसमें ये आएगा कि हम जो सप्लायर्स हैं उनसे प्रपोजल लेते हैं। एक तरीके से ये नहीं होता कि जैसे जैसे गवर्नमेंट को मान लो कोई चीज़ खरीदनी हो तो बिड इनवाइट की जाती है कि हाँ भाई बताओ कौन कौन हमें ये बेच सकता है, कितने में बेच सकता है, तो वो प्रपोजल सोलिसिटिकेशन उसको बोलते हैं, एक तरीके से बिड मंगवाना। या फिर ये बोल सकते हैं कि हम ट्रायल के लिए कोई भी प्रोडक्ट सैंपल मंगवाना, सबसे सैंपल मंगवा के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम सप्लायर सिलेक्शन करते हैं कि किससे मंगवाना चाहिए, किसका ज़्यादा अच्छा है। और फिर ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, यानी कि फिर हम ऑर्डर देते हैं और फिर उस परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं, क्योंकि बिजनेस है तो उसमें परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। और जो इंडिविजुअल कस्टमर्स था कंज्यूमर की जब हम प्रोसेस देख रहे थे उसमें क्या था कि वो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन करता है, यहाँ पे वही पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन वाला काम यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू को बोलेंगे हम। ठीक है, अब जो बिजनेस बाइंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, उसमें यूजर्स होंगे, हो सकते हैं जिनको यूज करना है वो, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है किसी भी बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो यूजर हो सकता है उसका, उस प्रोडक्ट का। इन्फ्लुएंसर्स कौन होंगे, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं और कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, टेक्निकल पर्सनल्स, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बिजनेस बाइंग प्रोसेस है उसमें। बायर्स जो है वो कौन होगा, वो बेसिकली जो अलग से डिपार्टमेंट होगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये परचेज करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, कि वो नेगोशिएशन ये सारी चीज़ें करेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो देख रहा है, वही इन्वेंट्री मैनेज जो वो देख रहा है कि लॉजिस्टिक कहाँ से आएंगी क्या आएंगे, तो वो बायर्स होंगे जो खरीदते हैं। डिसाइडर्स कौन होगा, डिसाइडर्स जो जिसके पास है फॉर्मल और इनफॉर्मल पावर होती है कि फाइनल कंज्यूमर्स को सेलेक्ट करने की और अप्रूव करने की, डिसाइड करने वाला जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकती है। ठीक है, बायर भी हो सकता है। और गेट कीपर्स कौन होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर्स। फॉर एग्जांपल परचेजिंग एजेंट ऑफन हैव अथॉरिटी टू प्रिवेंट सेल्स पर्सन फ्रॉम सीइंग यूजर्स एंड डिसाइडर्स। अदर गेट कीपर्स इंक्लूड टेक्निकल पर्सनल, इवन पर्सनल। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा कि इसमें ये है कि परचेजिंग एजेंट्स हो सकते हैं गेट कीपर एक तरीके से। ठीक है, या फिर जो टेक्निकल पर्सोनल है वो हो सकते हैं गेट कीपर, वो ये बताएं कि नहीं ये टेक्निकली सही नहीं है, ये प्रोडक्ट हमें ये नहीं खरीदना चाहिए, तो वो भी गेट कीपर हो सकते हैं। गेट कीपर ये कि जो वो बाधा डाले उस काम में, जो भी खरीद रहे हैं बाइंग प्रोसेस में बाधा डालने का काम जो भी करते हैं, यानी कि वो नहीं खरीदने देते कोई एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट, तो वो गेट कीपर होंगे। टेक्निकल पर्सोनल हो सकते हैं, कोई और पर्सोनल भी हो सकते हैं, बिजनेस के कोई और एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। और जो मेजर जो टाइप की सिचुएशंस होती है, बाइंग सिचुएशंस बिजनेस बाइंग में, कि बिजनेस के लिए ही खरीदना है हमें, तो उसमें जैसे कि स्ट्रेट रीबाय, मॉडिफाइड रीबाय, न्यू टास्क और सिस्टम सेलिंग। देखो स्ट्रेट रीबाय में क्या होगा कि ए बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच बायर रूटीनली रीऑर्डर समथिंग विदाउट मॉडिफिकेशन। स्ट्रेट रीबाय यानी कि स्ट्रेटली रीबाय कर रहा है, जो वो करते आ रहे हैं रूटीन में वही सेम टू सेम ऑर्डर करना है, वही रिसीव करना, वही खरीदना है। ठीक है, उसी को रीऑर्डर कर रहे हैं हम।
ठीक है, विदाउट मॉडिफिकेशन। मॉडिफाइड रीबाय जो पहले से खरीद रहे थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, प्राइस टर्म या सप्लायर कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे थे उसका प्राइस हमें अब नहीं, हम इसी प्राइस पे नहीं खरीद सकते, आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऐसे बोल के नहीं करते, तो वो प्राइस के में कर सकते हैं, टर्म्स के केसेस में कर सकते हैं, या फिर सप्लायर ही चेंज कर सकते हैं। न्यू टास्क क्या होगा कि बिल्कुल नए सीरीज, बिल्कुल पहली बार अगर खरीद रहे हैं, बिजनेस बाइंग पे बिल्कुल पहली बार, या कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो पहली बार खरीदा जा रहा है, तो वो न्यू टास्क में आएगा। सिस्टम सेलिंग में क्या आएगा कि बाइंग ए पैकेज्ड सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि हम ये देखते हैं कि हमें कोई भी जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे हमें जैसे एक ये लगा लो कि एक ऑटोमोबाइल, जैसे कार बनाने वाली कंपनी है, अब कार बनाने वाली कंपनी को जितना भी जिस टाइप का भी मटेरियल चाहिए है उस कार बनाने के लिए, वो सारा का सारा खरीद रही है, और किसी एक ही कंपनी से पूरा का पूरा वो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ें चाहिए और आप हमें सारी चीज़ें ही दे दो, यानी कि पूरा एक सिस्टम ही सेल कर दो, ठीक है, कि पूरा सोल्यूशन जो भी हमें चाहिए है, जो हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कार के लिए जो भी सामान चाहिए वो सारा का सारा सामान एक ही जगह से खरीदना, एक ही सप्लायर से खरीदना, तो उसको हम सिस्टम सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने कि इनका मीनिंग क्या होता है आपको, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, और अब हमारी बारी आ जाती है कंज्यूमर बिहेवियर के, हमने समझ लिया, अब उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर विद रिगार्ड टू ए यंग पर्सन दिव्या, ठीक है। ये दिव्या एक पर्सन है जो जिसकी बाइंग प्रोसेस हमें बतानी है कि कैसे कैसे वो डिसीजन लेंगी, कैसे कोई सामान खरीदेंगी तो उससे के लिए कैसे डिसीजन लेंगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नेट में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अब क्या है कि लुक फॉर ए स्पेसिफिक कलर एंड शोरूम डिलीवरी एज सी डज नॉट वांट टू वेट, ये तो काम बाद में आएगा, जब वो बिल्कुल स्पेसिफिक कलर देखने लगी ये चीज़ तो हमारी बाद में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नैरो डाउन टू ए डार्क ग्रे कार फॉर ए स्पेसिफिक ब्रांड, नैरो डाउन भी बाद में करेगी, ये इनकी फर्स्ट प्रोसेस का पहला पार्ट तो नहीं हो सकता। आगे क्या है कि बिलोंग्स टू एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप एंड ऑल हर कोलिजियस हैव देयर ओन व्हीकल, ये हो सकता है, पर एक बार हम बाकी को भी पढ़ लेते हैं। यूज़ मीडिया एंड अदर सोशल चैनल्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मॉडल्स, अब इन्फॉर्मेशन भी वो बाद में करेगी, पहले तो ये होगा ना कि उसको नीड रिकॉग्निशन होगी, वो वाली चीज़, क्योंकि हमने देखा ना कि बाइंग प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन होती है। फील दैट फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर वाइल मेकिंग चॉइस, ये चीज़ भी बाद में आएगी। तो यानी कि सबसे पहले हमारा यही आएगा, सी आएगा, यानी कि सी में क्या बोला हुआ है कि उसने देखा कि उसके जो भी वो एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप से बिलोंग करती है, और उसमें उसके सारे उसके कलीग्स जो हैं वो उनकी सबके पास अपने खुद के व्हीकल हैं, तो उसको लगा कि हाँ मेरे पास भी होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको क्या हुआ कि नीड रिकॉग्निशन हुई, तो पहला स्टेप हमारा सी ही आएगा। सी के बाद अब हमारा ई या ए आएगा। तो ई में क्या है कि फील दैट फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी ये, और ए में क्या है कि लुक फॉर स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक कलर के बारे में तो बाद में जाएगी, यानी कि इस सी के बाद हमारा ई आना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सी के बाद ई आएगा, तो यानी कि फिर उसने ये देखा कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अब उसको ये लगा कि उसको व्हीकल खरीदना है, सी में उसको ये लगा व्हीकल खरीदना है, अब उसने ये देखा कि फ्यूल एफिशिएंसी मैटर करती है कोई भी व्हीकल खरीदने के लिए। फिर वो उसको जब उसने देखा कि हाँ ये मैटर करती है, उसके बाद उसने मीडिया और अदर सोशल चैनल्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इनको यूज किया, कि यूज़ मीडिया एंड अदर सोशल चैनल्स टू कलेक्ट इन्फो अबाउट डिफरेंट मॉडल्स, की कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद डी आएगा हमारा, ये सी नहीं, ये वाला ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। तो यानी कि पहले ये देखा कि उसको नीड रिकॉग्नाइज हुई कि हम उसके पास भी व्हीकल होना चाहिए, फिर उसने देखा कि कौन सा फैक्टर जो है जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसने देखा फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की। उसके बाद फिर उसने एक स्पेसिफिक कलर पे आ गई, वो स्पेसिफिक कलर और एक शोरूम डिलीवरी के लिए उसने देखा कि हाँ उसको इस टाइप का चाहिए है, तो वो उसमें गई, और फिर उसने नैरो डाउन करी अपनी सारी ये बाइंग प्रोसेस की, एक ग्रे कलर की कार चाहिए उसको, ठीक है, तो डार्क ग्रे कार उसने खरीद ली, एक स्पेसिफिक ब्रांड की भी। तो ये लास्ट स्टेप हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी जो है हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और ये देखो हमने किया था ना सिलेक्टिव अटेंशन डिस्टोर्शन, हमने आज की ही इस क्लास में डिस्कस भी किया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच
कॉम्बिनेशन इज करेक्ट टू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में ही देखा था हमने, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कौन सी प्रोसेस होती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, कौन से नहीं होते, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।